थैंक यू मैम, सम्मान के लिए। क्या मेरी सभी को आवाज आ रही है पीछे तक? ठीक है, तो सभी को जय हिंद। मैं सब इंस्पेक्टर अनमोल देसवाल 8वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तरफ से और अपनी टीम की तरफ से इस आज के अवेयरनेस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जो ये हमारा आज प्रोग्राम है, ये एक आपदाओं के प्रति आप सभी को अवेयर करना, जागरूक करना, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की आपदाएं आती हैं। तो इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं आपको एनडीआरएफ क्या है, एनडीआरएफ का गठन कब और क्यों किया गया, एनडीआरएफ का पूरा नाम अगर हिंदी में जाने तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, इंग्लिश में नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। एनडीआरएफ का गठन आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की आपदाएं आई हैं। जैसे 1999 में उड़ीसा के अंदर एक साइक्लोन आया था, फिर 2001 में गुजरात में भुज में भूकंप आया था, जिसमें स्कूल में काफ़ी सारे बच्चे की डेथ हुई थी। उसके बाद 2004 में तमिलनाडु में सुनामी आई थी। तो जो ये सभी डिजास्टर आए थे, तो उसमें क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में जान और माल दोनों की हानि हुई थी। तो इन सभी को देखते हुए भारत सरकार को महसूस हुआ कि हमारे देश में एक ऐसा बल या एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए कि अगर ऐसी कोई भी आपदाएं आती हैं तो उनसे लड़ सके, रेस्पॉन्स कर सके, जो उससे होने वाले इफ़ेक्ट हैं, नुकसान हैं, उसको कम किया जा सके। इसको रोका तो जा नहीं सकता, पर जो उससे होने वाले इफ़ेक्ट हैं उसको कम किया जा सकता है। तो उसी को देखते हुए 2005 में एक एनडीएमए एक्ट के तहत, जो नोट कर रहे हैं बच्चों कर लो, एनडीएमए एक्ट 2005 के तहत 2006 में एनडीआरएफ का गठन किया गया। उस टाइम पे स्टार्टिंग में 4 बटालियन एनडीआरएफ की खड़ी की गई थी। ये जो एनडीआरएफ है, इसकी अलग से भर्ती नहीं होती। जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उस पे 7 साल के लिए हम डेपुटेशन पे आते हैं, और जिसका 7 साल का पीरियड पूरा होता जाएगा, जो जिस फोर्स से आया है वो वापस उसमें चला जाता है। जैसे हम सभी आईटीबीपी से हैं और मेरे अभी 6 साल हो गए हैं, तो मेरा 1 साल और बच्चा है। अगले साल जुलाई में मेरे 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं भी वापस अपने आईटीबीपी चला जाऊंगा। उस टाइम 4 थी, अभी वर्तमान समय में एनडीआरएफ की 16 बटालियन है जो पूरे भारत को कवर करती है। दिल्ली में हमारी बीएसएफ की एनडीआरएफ है द्वारका में, यूपी में गाजियाबाद में हमारी एक एनडीआरएफ है जिसका नाम दिया गया 08BN, वो आईटीबीपी की है। तो ऐसे ऐसे जगह जगह पूरे भारत में टोटल 16 यूनिट हैं जो पूरे भारत को कवर करती हैं, जिसमें आईटीबीपी की 4, बीएसएफ की 4, सीआरपी की 3, एसएसबी की 2, सीआईएसएफ की 2 और असम राइफल की 1। तो टोटल मिला के ये 16 यूनिट हो गई। जो ये एनडीआरएफ है, इसका जो प्रधान होता है वो डीजी होता है, डीजी रैंक, आईपीएस अधिकारी होते हैं वे। उसी के दिशा निर्देश हम जो है कार्य करते हैं। जैसे जो उनकी हमें गाइडलाइन मिलती है उसी के अनुसार ही हमारी एनडीआरएफ वर्क करती है। एनडीआरएफ जो है 3 क्षेत्रों में काम करती है। अगर बाढ़ आ जाए उसमें, अगर मानो भूकंप आ गया, कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, तो उसमें खोज एंड बचाव का, ठीक है। तीसरा होता है एक सीबीआरएन इमरजेंसी, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, कोई भी अगर इमरजेंसी होगी तो उसमें रेस्पॉन्स करेगी। अब इससे आगे ये एक छोटा सा एक एनडीआरएफ के बारे में एक परिचय था। अब इससे आगे जो मेरे साथी हैं वो कंटिन्यू करेंगे। 8 एनडीआरएफ आज के स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको फ्लड, भूकंप और आने वाली आपदाओं के बारे में नहीं आ रही बात।
अच्छा अच्छा, माइक नहीं है ना सर? माइक में गूंजेगा ये सारा, अच्छा सर, ठीक है, समझ में नहीं आएगा, सारा गूंजेगा। ठीक है सर, ठीक है। आज के स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम में हम आपको फ्लड, भूकंप और कोलैप्स बिल्डिंग और उससे होने वाली समस्याएं और उन समस्याओं से बाहर आने के लिए, आपदाओं से अपने आप को बचाने के लिए उसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको फ्लड के बारे में। फ्लड के बारे में जैसे कि कहीं भी किसी भी स्थान पर बाढ़ का आना और किसी डैम का अचानक टूट जाने से बाढ़ का आना, अधिक बारिश हो जाने से सीवरेज ब्लॉकेज होने पे फ्लड का आना। तो फ्लड से अपने आप को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अमूमनी जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई अचानक, तो हमारे पास कुछ भी पहले से ही तैयारी हालत में कोई इवेंट नहीं होते, जैसे बोट, जैकेट, लाइफ जैकेट। हम अपने आप को कैसे बचाएंगे फ्लड में? फ्लड में अपने आप को बचाने के लिए हमें तैरने की ज़रूरत होगी। तैरने के लिए सबसे पहले हमारे पास लाइफ बॉय है। तो आप लोगों के पास घर में जिस स्थान पे होंगे तो लाइफ बॉय तो होगा नहीं, और ना ही लाइफ जैकेट होगी और ना ही लाइफ बॉय होगा। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? फ्लड की सिचुएशन में हम अपने आप को बचाने के लिए पहले से कुछ तैयारियां करनी होती है, और उन तैयारियों को करने के लिए हम क्या करते हैं? अगर हम अपने घर पर हैं या स्कूल में हैं या कहीं भी ऐसे स्थान पे हैं जहां हमारे पास कोई पहले से ही तैयारी हालत में कोई सामान नहीं है, तो हम अपने घरों में क्या करते हैं? कुछ ऐसे फ्लोटिंग डिवाइस बनाते हैं, हैंडमेड। बताओ, दिखाओ। हैंडमेड फ्लोटिंग डिवाइस बनाएंगे हम फ्लड से निपटने के लिए पहले से की हुई तैयारियां। अमूमन कई स्थान ऐसे होते हैं जहां पर कोई नदियों के किनारे बसे हुए गांव और पहाड़ियों के बीच में बसे हुए गांव, या जैसे हमारा स्कूल कॉलेज ऐसी जगह पे है जहां पे पानी आने की संभावना ज़्यादा होगी, तो वहां हम अपने आप को पहले से फ्लड से अपने आप को बचाने के लिए कुछ मिनीचर्स जैसे हमारे पास हैं, ये ऐसे डिवाइस, फ्लोटिंग डिवाइस, हैंडमेड फ्लोटिंग डिवाइस का यूज़ करेंगे। जैसे कि सभी के घरों में आपने देखा होगा पानी की बोतलें अमूमन मिल जाती हैं, तो उससे हम एक लाइफ सेफ्टी बेल्ट बना लेते हैं। बस ऐसे दिखाना। जब तक आपको बचाने के लिए सरकारी एजेंसी आएंगी, पुलिस आएगी, आर्मी आएगी, एनडीआरएफ आएगी, उससे पहले आप क्या कर सकते हो? क्योंकि उनको आने में टाइम लगेगा। समझो मेरी बात को। हमारे को गाजियाबाद से आने में टाइम लगेगा, किसी को दूसरे आने में टाइम लगेगा। पूरे हिंदुस्तान में 16 यूनिट है हमारी एनडीआरएफ की। गुड़िया पीछे तक आवाज आ रही है? 16 यूनिट पूरे हिंदुस्तान को कवर करती है, तो उनका एरिया बहुत लंबा होता है। तब तक वहां पर बहुत जान मान की हानि हो जाएगी। तो आप उससे बचने के लिए अपने लेवल पे तब तक अपने आप को सर्वाइव करने के लिए क्या अपना सकते हो? ठीक, ये सब बता रहे हैं। अपने घर में हम जो आइटम वेस्टेज समझते हैं या जो नॉर्मल आइटम है उससे भी हम अपने बाढ़ में बच सकते हैं। आज तक उद्देश्य बताने का ये, हमारे पास जब बोट्स होती है, हम उनमें आएंगे, जो बोट्स आएंगी तब तक आप या वहाँ पर जो रहने वाले हैं उनको नुकसान हो जाएगा। तो आप उसमें सीखो। तो हम पानी की बोतलों से हैंडमेड फ्लोटिंग डिवाइस बना सकते हैं। तो उससे क्या करेंगे? हम बोतल लेंगे पानी की, क्योंकि जैसे हम पानी के अंदर जाते हैं तो पानी का 1/3 भाग अपने आप ही हम हमारी बॉडी या उसको सर्वाइव कर लेती है। हाँ जी, वो वेट के हिसाब से होती है। हाँ जी, क्योंकि हम
किसी जब पानी में जाते हैं कुछ भाग तो हमारा पानी के ऊपर तैर जाता है और 1/3 मतलब उसका आधा जो भाग है उसको 1/3 पानी के चाहिए। जैसे हमने 30 किलो वेट है हमारा, तो हम 10 केजी से भी 10 केजी की बोतल से 6 केजी की बोतल से भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। उसके लिए हम पानी की बोतल का डिवाइस बनाएंगे। जैसे पानी के अंदर इंसान का वेट 1/3 रह जाता है। पानी के अंदर जो हमारा 30, जैसा आपने बताया, हमारा अगर 30 किलो वेट है तो पानी के अंदर वो 10 केजी 10 किलो रह जाएगा उसका। उसके अंदर 1 लीटर की एक बोतल 2 से 3 किलो वेट को सहन कर सकती है। उसके अकॉर्डिंग आप बोतल की गणना कर सकते हो। ओके, क्लियर मैम? बोतलों को बांधने का तरीका ये होगा, और बोतलों को जब हम अपने आप बेल्ट बांधेंगे तो बोतल का ढक्कन नीचे की तरफ रखेंगे। वो किस लिए? क्योंकि अगर बाई चांस बोतल का ढक्कन खुलता है, हाल से तो खुलेगा नहीं क्योंकि पानी का प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ रहेगा, इस पे ऊपर से नीचे की तरफ दबाव रहेगा तो ढक्कन खुलेगा नहीं। अगर बाई चांस खुलता भी है तो क्या है, ये पानी ऊपर नहीं जाएगा, नीचे से पानी के अंदर रहेगा ना, तो ये जाएगा नहीं। तो बोतल का ढक्कन जो हमेशा नीचे की तरफ रखना है। ठीक है जी। उसके बाद हम आपको बताएंगे, जैसे कई तटवर्ती इलाके हैं जहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती है, जैसे समुद्र के नज़दीक के इलाके, तो उनमें अमूमन नारियल पाए जाते हैं। तो नारियल से भी हम लाइफ बेल्ट बना सकते हैं, लाइफ सेफ्टी बेल्ट बना सकते हैं। वो कैसे, ये आपने देखा होगा। आवाज आ रही? पीछे आ रही है आवाज? तो हम उससे भी ये तो सर कैमरे के लिए, इससे भी हम लाइफ जैकेट, लाइफ सेफ्टी बेल्ट बना सकते हैं, जैसे कि आपने ये देखा। और इसको बांधने का तरीका, दोनों बाजुओं के नीचे और पेट के ऊपर, ये चेस्ट वाला इलाका हिस्सा है, इसमें बांधेंगे। इससे क्या होगा, हमारे बॉडी का वेट जो पानी में, ठीक है सर। दिखा दिया। बच्चों, ये नारियल है ना, आप अमूमन घरों में होता है, पूजा पाठ में यूज करते हैं। इसके अंदर छोड़ दो, आप छोड़ दो, गिरी होती है। आया भी होगा आपने पानी को, उसके अंदर से पानी पिया होगा, वो गिरी नहीं निकालनी है, मतलब विद खोल लेना। उसके अंदर जो गिरी रहेगी, चीज रहेगा, हवा रहेगी, तो पानी में नारियल डूबेगा नहीं। समझो मेरी बात को? इसको बनाने का मकसद, आवाज आ रही बढ़िया? नारियल, ये सूखे नारियल हैं, उस गिरी के अंदर सुराख नहीं करना आपने। जो इसके अंदर गिरी होती है ना, जिसमें नारियल पानी होता है, उसके अंदर नहीं, इसके खोल के अंदर सुराख करना है, ताकि वो गिरी रहेगी। वो गिरी आप उसको नारियल को डूबने नहीं देगी, वो आपको भी बचाने में मदद करेगी। ठीक? अगर पानी की बोतल भी नहीं है और हमारे पास नारियल भी नहीं है, तो उसमें क्या है, अगर हम अपने घर के अंदर है तो हमारे किचन में जो क्या है, ये डैग वगैरह मिल जाती है, सभी के घर में रहती है। तो इससे भी हम फ्लोटिंग डिवाइस बना सकते हैं। वो कैसे करेंगे, डैग को लेंगे और उसको हम पॉलीथीन से कवर करेंगे, क्योंकि पॉलीथीन लगाएंगे तो पानी नहीं जाएगा। अगर हम कपड़े से कवर करेंगे तो नहीं हो पाएगा। और 2 डंडे की सहायता से या 2 पाइप की सहायता से उसको बांध लेंगे और इसको टाइट करके बांधना है, जैसे ये बंधा हुआ दिख रहा ना, टाइट करके बांधना है। और इसके ऊपर, इसको बनाने के बाद इसे यूज करने का तरीका, यूज ऐसे करेंगे, यहाँ पे लगा के, और इसके ऊपर ले हो जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखना ये, हाँ जी, तो रस्सी से तो हमें इसे कवर करना है, फिर इसके ऊपर 2 डंडे या 2 पाइप की मदद से इसको यहाँ से इसके ऊपर ग्रिप बनाना है जी। ये तो छोटा है ना मैडम,
ये क्या है, ये हमने मिनीचर्स बना रखे हैं, मतलब जो फ्लोटिंग डिवाइस है उनको दिखाने के लिए, डेमो के लिए ये छोटे बना रखे हैं हमने। तो ये जैसे कि अपने वेट के मुताबिक बड़े बना सकते हैं। ठीक है जी बच्चों, मिनिएचर, हम इनको मिनिएचर बोलते हैं। मिनिएचर मीन्स किसी भी डिवाइस का छोटा रूप। क्लियर है? ये आप अपने वेट के अकॉर्डिंग, जो हैवी वेट है या बड़ा है उसके अकॉर्डिंग उनको यूज कर सकते हो, लेकिन एयर टाइट होना चाहिए। ये इसके अंदर एयर टाइट रहेगा तो आपको लाइफ सेविंग करेगा, आपकी जिंदगी को बचाएगा। क्लियर है? मैं ये क्या है, आपने अमूमन घरों में देखा होगा, एक लेडर होती थी पहले बम्बू की, ठीक है, अभी भी होती है घरों में, घर गांव में होती है। देखो सिटी में तो नहीं मिलेगी, लेकिन घर गांव में जो बाढ़ के इलाके हैं उधर थोड़े गांव में ऐसी लीडर होती है। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी हमें तरा के एक आदमी को एक लीटर आराम से तरा के दूर ले जा सकती है। लेटर मीन्स सीडी। क्लियर है? इस सीडी को पहली बात तो ये बताइए, सीडी बनती किससे है? किससे बताया भैया? बांस से। बांस से ही क्यों बनती है? कोई बताएगा? बैठे बैठे बैठे। जिसके जिससे कि और कोई क्लियर करेगा? ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुड़िया के लिए क्लैपिंग। गुड़िया ने बहुत अच्छा बताया। और इसके अंदर हवा होती है, खोखला होता है। मैंने बताया था कोई भी जो एयर टाइट हो, जिसमें से हवा पास ना हो, वो आपको बचाने में पानी के अंदर मदद करेगा। और एग्जाम्पल आपने बताया था, बोतल बताई, मैंने बताया एयर टाइट है ना, ऐसे ही एयर टाइट बांस के अंदर खोखलापन होने के कारण जिसके अंदर हवा होती है, और दूसरी लकड़ियां होती है उसके अंदर गैप नहीं होता, हवा नहीं होती। समझिए बढ़िया? इसलिए हम सीढ़ी बनाने के लिए बांस का यूज करते हैं। और एक छोटा रूप है, आप कितनी बड़ी कितना हैवी बांस ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग में 2 आदमी, 4 आदमी, 6 आदमी उसके ऊपर आराम से बैठ के उसको बैलेंस बना कर। और बैलेंस इसके लिए और बताता हूँ, ये आपको नुकसान भी कर देगी अगर आप इसके अवेयर नहीं होगे। अगर और एग्जाम्पल आप इसके तरफ दो आदमी हो, इसी तरफ हो गए तो नेचुरली बात है वो डिसबैलेंस हो जाएगा और वो उल्टा आपका नुकसान बताएगा। तो उसके लिए कपड़ा टूटगा, एक इधर हो जाए, एक इधर हो जाए, समझ गए? 4 है, 2 उधर हो जाए, 2 उधर हो जाए, आपस में वो कर दे। इसको बैलेंस बना के रखना। ओके? ये क्या है, जो हमारे किचन वगैरह में और हमारे घरों में यूज़ करने वाले पानी के डब्बे, पानी की बोतल, एक वो नहीं हो बिस्लरी वाली बोतल होती है बड़े वाली, उस तरह की कोई भी डब्बे, बोतल, उनका यूज़ कर सकते हैं हम। और उसको बांस की सहायता से इस प्रकार का एक मिनी स्ट्रक्चर बना लेंगे और उसको ऊपर से एयर टाइट करेंगे, उसके ढक्कन टाइट करेंगे, फिर उसे रैपर से कवर करके ढक्कन से टाइट करेंगे और उसको इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेंगे। जो जितना बड़ा होगा उतने ही उस पर आराम से 2, 4, 6 आदमी उसमें आराम से तैर के पार हो सकते हैं फ्लड में। इसके अंदर अगर आप कभी गंगा में, यमुना में कहीं पर आप स्नान करने या दर्शन करने गए होंगे तो हमारे दूर दराज के इलाकों में बांस की, आज भी बांस की समतल नाव, जिसको कि बांस को जोड़ दिया गया है और उनके ऊपर आप इनको करते हैं। आपको वीडियो में देखा होगा, आप या वीडियो में देखा होगा, वही काम है। 2 फुट बांस को बना देते हैं। ये है राह, अगर एक प्रोवाइड राह, एक तो बड़ी बनाई तो अपनी साइड ये हमारे द्वारा बनाई राह, द्वारा बनाओगे 2 राह है, कंपनी की
बोलते हैं हैंडमेड फ्लोटिंग डिवाइस। और जो हमारे पास एनडीआरएफ के पास है लाइफ जैकेट, इसे क्या बोलते हैं? लाइफ जैकेट। इसके अंदर क्या है, एक प्रकार का फोम होता है इसके अंदर। उसको पहनने का तरीका ऐसे गर्दन में फंसाना, ये वाला हिस्सा पीछे की तरफ चला जाएगा और ये हमारे यहाँ चेस्ट के नीचे होगा। बच्चों ये लाइफ जैकेट बाजार में भी मिलती है। हमारे पास है तो बताओ बताओ कैसे क्या होती है। जैसे कि हम हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट हर स्टेट में यूपी में वो होती है एसडीआर। जैसे हम एनडीआरएफ वो एसडीआर वो स्टेट पुलिस की ट्रेनिंग पाए हुए हमारे तरह उनका यही मकसद होता है, यही काम होता है। हमारे आने से पहले वो वहाँ पर लोकल प्रशासन की और जनता की मदद करते हैं। इसे लाइफ बॉय को पहनने का तरीका, लाइफ जैकेट को देखा, ये है। यहाँ से हम इसको लॉक कर देंगे और ये वाला पीछा ये वाला हिस्सा हमारी गर्दन के पीछे सपोर्ट करेगा। इससे हम उल्टा भी तैर सकते हैं और सीधा भी तैर सकते हैं। ये 72 घंटे तक हमें पानी में बचाए रखेगा, मतलब तराए रखेगा। क्योंकि 72 घंटे बाद क्या होगा, इसके अंदर जो फोम है ना वो पानी को ऑब्जर्व कर लेता है 72 घंटे बाद। और 72 घंटे में एक आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से जा सकता है, या कोई भी बचाव दल आपको बचा सकता है आके। 72 घंटे तो मतलब 3 दिन हो गए। 72 घंटे मीन्स 3 दिन आप पानी में रहोगे, ये आपको डूबने नहीं देगा। और 3 दिन में कोई ना कोई एजेंसी तब आपके तक कोई आके ना कोई आपको एजेंसी सपोर्ट करेगी। 20 रुपये इसके अंदर एक विसल दी जाती है ताकि किसी हेलीकॉप्टर से कोई आ रही है, जैसे भाई एयर आ रही है, दूर है और काफी लंबी दूर तक अगर हमारे साथ जाए तो हम इसको पानी में लेने लगे, किसी को देखें तो इसको बचाकर उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करें और अपने आप को पानी से बाहर ले जाने के लिए वो हमारे को आए। ठीक है, अब हो सकता है आवाज ना जाए, पानी का शोर ज्यादा हो या कभी एक सेंस हो जिसके कारण उनकी नजर ना पड़ जाए, तो सीटी से भी इनको इशारा की तरफ करना है। इसे बोलते हैं बोया या लाइफ बॉय। बोया बोलते हैं शॉर्ट में, वैसे बोलते हैं इसको लाइफ बॉय। इसका भी यही काम है, ये भी एक फ्लोटिंग डिवाइस है। लेकिन ये क्या है, इससे भी 2 बंदों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन इससे बचने के लिए एक सक्षम जो ट्रेनिंग पाया हुआ जवान इसका यूज कर सकता है। क्योंकि जैसे इसको हम जाएंगे ना, ऐसे बोया पड़ा होगा और सीधा इधर से पकड़ के दबाएंगे तो सीधा हमारे मुंह पे आके लगेगा। इसमें क्या है, इसके डुबकी मार के इसके अंदर जाना है, इसको पहन लेना और दोनों हाथ अपने इसके ऊपर ले करने हैं। दिखाना सर। इसका यूज करने का तरीका ये होगा, ऐसे इसके अंदर जाना और ऐसे अपने आप को इसके अंदर कवर करना। ठीक है, इसका यूज करने का तरीका होगा। तो ये कुछ एक हमारे पास क्या थे, फ्लोटिंग डिवाइस, तैरने वाले इक्विपमेंट जो हम अपने हाथ से भी बना सकते हैं, अपने घरों में बना सकते हैं। और ये हमें जो है सरकार द्वारा प्राप्त हैं। इसके अब एक तक साहब के द्वारा बताया गया, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? बोया लाइफ जैकेट, हाँ हाँ
सिखाने के बाद 72 घंटे तक ये गीली तो गीली होगी, लेकिन पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्पंज होते हैं ना, हम उनको पानी डालते हैं तो वो पानी को सक कर लेते हैं। ये उसके बाद 72 घंटे तक कोई सक नहीं करेगी, कोई अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं करेगी। 72 घंटे के बाद इसके अंदर पानी जाना शुरू होगा। क्लियर है? और उसके बाद जब हम उसको धूप में सुखाएंगे तो सेम कंडीशन में पानी सूख जाएगा, सेम हो जाएगा। और ये कोई बहुत बढ़िया क्वेश्चन, तालियां। बच्चे का क्वेश्चन था कि हम एनडीआरएफ टीम को इन्फॉर्म कैसे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप साफ बताएंगे आपको। हमारे यहाँ 24/7 टीम रेडी रहती है। गुड़िया क्वेश्चन है इन्फॉर्म कैसे करेंगे। हमारे यहाँ कंट्रोल रूम है जो कि 24/7 ऑपरेशन रहता है। उसमें ड्यूटी ऑपरेटर और अपने जो अफसर अधिकारी होते हैं वो नियुक्त होते हैं। आप हमारे को वहाँ पर टेलीफोन के द्वारा सूचित कर सकते हैं। यहाँ पर लोकल प्रशासन जो पहले एसडीआरएफ ही इस काम को मेंटेन करके अपने लेवल पे खत्म करने का, बचाव करने का काम करते हैं। जब उनसे वो हायर हो जाए, उनसे बचाव लिमिट नहीं संभाल पाए, इतनी ज़्यादा कैजुअलिटी इतना ज़्यादा ही हो जाए तो उनका संसाधन कम पड़ जाए, तो वो फिर एनडीआरएफ को लोकल प्रशासन द्वारा हमारे को कंट्रोल रूम में सूचित किया जाता है और हमारी टीम तुरंत वहाँ से उस बताई गई लोकेशन के लिए मूव कर जाती है। हमारा टेलीफोन नंबर, कंट्रोल रूम का नंबर हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास अवेलेबल रहता है। हाँ, सब हर एक हर यूनिट का उसका एक एरिया दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल हम गाजियाबाद से, हमारी यूनिट गाजियाबाद है, तो गाजियाबाद जो पश्चिमी यूपी वाला एरिया है जो आपके डिस्ट्रिक्ट है, आपको डब्ल्यू है, इवन यहाँ ग्वालियर और झांसी तक भी, नदिया तक भी हमारा एरिया है वो जिसको कि हम रिस्पॉन्स करेंगे। ऐसे ही हर यूनिट का एरिया डिस्ट्रीब्यूट किया गया सरकार द्वारा। उसके लिए अपने मैं आपको अपनी यूनिट का कंट्रोल रूम का नंबर दे दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। ओके, भूकंप के बारे में बताओ, आप बताओ। ये हो गया फ्लड का। फ्लड के बारे में हमने आपको बताया, और इसमें से कोई भी बच्चा अपने आप को अगर ये लाइफ सेविंग बोतल बेल्ट लगा के देख सकता है तो देख ले। है कोई बच्चा आप में से कोई? आ जाओ बच्चे, ऊपर आ जाओ। 2 बच्चे आ जाओ। इसे बांधने का तरीका सुन लो पहले। यहाँ से ले जाना इसको, यहाँ से इसके अंदर ऐसे बांध लेना करके, ठीक है, पीछे से बांधना नहीं, लेकिन लगाने का तरीका। अभी हमने आपको जो डेमो दिया, आप प्रैक्टिस करके दिखाओ कैसे यूज़ करेंगे। रुको रुको, अभी देखने दो ऐसे। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बांधा, इनके लिए एक तालियां। जैसा कि हमने बताया था आपको, ढक्कन नीचे की तरफ रखना ताकि वो ना खुले। ऊपर रखेंगे तो उसका खुलने के चांस होंगे, ठीक है। ढक्कन नीचे की तरफ रखेंगे तो वो खुलेगा नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो खोल। हमारे कंट्रोल रूम का नंबर नोट करिए। लैंडलाइन नंबर 0120 276 6618।
सर एक बार नंबर आप बोल दो जरा क्या में। 01207666618। ठीक है सर, ये क्या है 8 NDRF के कंट्रोल रूम का नंबर है। ठीक है जी। फ्लड के बारे में बताएंगे अब बताएंगे भूकंप। ये फ्लड के बारे में आपको हमने बता दिया। अब हम बताएंगे अब आपको भूकंप अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक क्या होता है, कोई बताएगा? आप बताइए। ठीक, चलो ठीक है। और कोई? आप बताओगे? आप बताओगे भूकंप कैसे आते हैं? हमारी पृथ्वी में कई जगह तो ज्वालामुखी के फटने से भूकंप आते हैं, और कई बार हमारी पृथ्वी में जमीन के अंदर जो मैग्नेट्स हैं, जो प्लेट्स हैं, उनके आपस में खिसक जाने से, टूट जाने से क्या है, पृथ्वी के अंदर एक कंपन पैदा होती है। उस कंपन से भी भूकंप के झटके आते हैं। और भूकंप हमेशा ऐसा होता है, एक बार भूकंप आया तो उसके बाद उसका आफ्टर शॉक जरूर आएगा, और आफ्टर शॉक पहले वाले शॉक से ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि जैसे अभी शॉक आया और मकान में क्या होगा, दरार आ गई, और दूसरा जो आफ्टर शॉक आएगा उसमें वो उसके ध्वस्त होने के या पैनकेक या कोलैप्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए शॉक से आफ्टर शॉक और ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे साहब ने बताया भूकंप, धरती का कांपना वो भूकंप, उसके कारण साहब ने बताए जमीन में हमारे प्लेट्स है वो खिसकती रहती है, किसी भी कारण से उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, वो हिलती रहती है। उनमें जो कंपन होता है, जो हिलती है अपनी जगह से, तो वो पूरी धरती पे या कुछ पार्टिकुलर एरिया में वो जमीन हिलेगी, तो उसको हम भूकंप बोलेंगे। उसको नापने की इकाई अलग होती है, उसके लिए अलग अलग जगह पर सेंटर बने हुए हैं। कितने तीव्रता का, कितने ताकत का भूकंप, कितने नुकसानदायक है, कितने नहीं। अभी आपने लेटेस्ट सुना होगा, अभी पाकिस्तान में भी आया था, सुना बच्चों? न्यूज चैनल देखते हो या कार्टून देखते हो? न्यूज देखना, अवेयर रहना, ठीक है। म्यांमार को बताओ, म्यांमार में गया। हाँ, अच्छा, अभी म्यांमार में भी आया था लेटेस्ट पीछे, उससे पहले तुर्की में आया था। तो हमारी टीम तुर्की में भी गया था और म्यांमार में भी गया था। वो अलग लेवल की बातें हैं, तो हम आपको ऐसा तो भगवान क्यों करें, यहाँ आ जाए तो, हमारे यहाँ आ जाए तो हम क्या करें क्या ना करें, उसके ऊपर डिस्कस करें। भूकंप आता है तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो भूकंप आने पे अगर हम रोड पे चल रहे हैं बाइक से, तो हमें क्या करना, बाइक को चलते रहने देना या रोकना? रोकना है। और रोकना उस जगह है जहाँ पे कोई ऊंची बिल्डिंग, लाइट के पोल, वायर ना हो। ठीक, सेफ जगह देखकर वहाँ अपने आप को, बाइक को खुली जगह में, सेफ जगह में रोकना है। गाड़ी हो उसको भी रोकना है। क्या हुआ था नेपाल में जब भूकंप आया, तो वहाँ भूकंप के आने पे क्या लोगों ने बाइक और गाड़ियाँ चलती रहने दी, उनसे क्या एक्सीडेंट हो गए, बाइकें गिर गई और कई जगह बिल्डिंगें गिर गई, लोग बिल्डिंगों की तरफ भाग रहे। तो सबसे मैंने अपना बचाव करना, वाहन को क्या है रोकना है बिल्कुल सेफ स्पेस में, जहाँ पे बिल्कुल हम सुरक्षित हो। यहाँ कोई बिजली का पोल ना हो, वायर ना हो, पेड़ के नीचे नहीं जाना और कहीं बिल्डिंग के पास में नहीं खड़े होना।
और उसके बाद अगर हम कहीं बिल्डिंग के अंदर हैं, जैसे कि अभी हम इस बिल्डिंग के अंदर है, अचानक भूकंप आ जाए तो हमें क्या करना? सबसे पहले हमें ऐसा स्पेस देखना, हार्ड स्पेस। सबसे पहले अगर हम थोड़ा दौड़ नहीं सकते, हमें नहीं पता है, तो जैसे हमारे पास स्कूल की टेबल है, अगर हम चेयर पे बैठे हैं और सामने टेबल है, तो क्या करना? डक कवर होल्ड, मतलब अपने आप को, अभी हमारे रेस्क्यूअर आपको डेमो दे के बताएंगे डक कवर होल्ड पोजीशन क्या है। जैसे ये मेज है, इसके नीचे अपने आप को डक मीन्स छोटी से छोटी पोजीशन बनानी, कवर मतलब अपने हेड को कवर करना। अगर आपके पास बैग है, बुक्स हैं या टेबल है, उससे करना, नहीं तो अपने हाथ से भी कवर करना। फिर होल्ड करना अपने आप को इसके अंदर, और अपने आप को किसी भी हार्ड सरफेस के नीचे ले जाना जहां पे वाइल्ड स्पेस हो। दूसरा, अगर हम थोड़े से चल सकते हैं तो बिल्डिंग के क्या करना हमें, जहां पिलर है, जैसे बिल्डिंग है इसमें एक पिलर है, जहां पे ऊपर वाला बीम है तो इसके सामने पिलर होगा, पिलर के और दीवार के बिल्कुल नीचे की तरफ जाना है। क्योंकि जब भी कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो वो क्या वी शेप में कोलैप्स होती है। लेंटर होगा, छत होगी, कैसे गिरेगी? बीच में से टूटेगी, किनारे से तो टूटेगी नहीं, बीच में से टूटेगी, और जहाँ पे बीम है वहाँ पे हमारा वी शेप बन जाएगा, वर्ल्ड स्पेस बन जाएगा। हाँ, जैसे वो जहाँ पे मिसाइल गिरी या जहाँ पे बम्बार्डमेंट हुई तो वहाँ क्या बीच वाले हिस्से में हुए, और वर्ल्ड स्पेस में लोग बच गए। कमरे का कॉर्नर हो गया, बाथरूम, जैसे हमारा जो बाथरूम होता है ना, उसमें क्या है, बीम होते हैं बाथरूम में, 4 बीम 4 कॉलम पे बना होता है, और उसकी छत का स्पेस क्या है, कम होता है, उसमें भी बच सकते हैं। फिर कॉलम दीवार के नीचे नीचे, फिर क्या करना, अगर शॉक आ गया और हमें लग रहा अभी जा सकते हैं, स्पेस है हमारे जाने के लिए, तो क्या, गो राइट स्टे राइट, बीम के पास रुकना है, फिर राइट राइट, मतलब जैसे अभी हम इधर से आए, यहाँ से चले, और दीवार के नीचे 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 ऐसे ऐसे एक एक करके निकलते रहना, राइट 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 घूमते रहना, कभी भी भगदड़ नहीं मचानी। जैसे स्कूल में है तो क्या करना, हमें अपना बैग उठाना और अपने आप को होल्ड करना छोटी से छोटी पोजीशन में, और बैग को सिर के ऊपर रख के गो राइट स्टे राइट, 1 बाय 1 निकलना, मतलब दीवार के नीचे नीचे रहना सभी को, और एक एक करके निकलना, भगदड़ नहीं मचानी कभी भी। कोई भी इंसिडेंट होता है तो कभी भी भगदड़ नहीं मचानी। कई जगह क्या होता है कि कोलैप्स से कम लोग मरते हैं और भगदड़ से ज़्यादा इंसिडेंट होते हैं। तो ये हो गया भूकंप का। गुड़िया आपका क्वेश्चन था तो भैया बैठ के बोलिए। हाँ, बहुत बढ़िया। गुड़िया के लिए तालियां। अब हम आपको बताएंगे, इनका क्वेश्चन था कि हम हेड को ही कवर क्यों करते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट जो है, सबसे नाजुक हिस्सा है सिर। अगर हमारे हाथ में चोट लग गई तो हम बच सकते हैं, पैर में लग गई तब भी बच सकते हैं, लेकिन सिर में लगेगी तो हम बचना मुश्किल है। क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग अंदर होगी तब भी खतरनाक है, और बाहर होगी तब भी खतरनाक है। गुड़िया ये ऐसे है जैसे कंप्यूटर में सीपीयू, अगर सीपीयू नहीं होगा तो वो सब कुछ, ये जो मैं हाथ कर रहा हूँ जो भी कुछ कर रहा हूँ, ये यहाँ से कमांड मिल रहा है। यही तो हमारे को अब दो गेम में कुछ कोई नहीं होने बैंडेज 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 ले लो, बैंडेज वो कहाँ रख दी, एक गज पीस निकालना नारायण, गज पीस, गज पीस। भोज पीस। कोई टाइम लिमिट नहीं, इसके लिए अभी तक कोई टाइम लिमिट नहीं है। हमारे को जो भूकंप का अभी तक हम ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर पाए हैं कि
हमारे को भूकंप आने से पहले बता दिया जाए, वो टेक्नोलॉजी हमारे को अवेयर कर दे। अभी तक साइंटिस्ट इस लेवल पर नहीं पहुंचे। तो जैसे भूकंप अचानक आता है, उसका भी कुछ देर बाद हम उम्मीद कर सकते हैं, वो कुछ मिनट हो सकती है या घंटे में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, बढ़िया। और आप जब हमारे पास भूकंप का ही टाइम नहीं है, तो वो भी भूकंप ही है, उसको आफ्टर शॉक इसलिए बोल दिया जाता है कि वो शॉक के बाद आने इसलिए आफ्टर हो गया, वो भी भूकंप ही है। जैसा आपने बताया, भूकंप में अपने आप को बचाना। और किसी का कोई क्वेश्चन? भूकंप आ गया, हमने अपने आप को बचा लिया और कुछ क्या है, इंजरी हो गई। तो इंजरी होने पे सबसे खतरनाक क्या होता है, कोई भी चोट लगने पे क्या होता है, सबसे मेन होता है ब्लड कंट्रोल करना। अगर हमारी जान कैसे जाती है, हमारी बॉडी में कितना ब्लड होता है, अमूमन एक बॉडी में 6 लीटर ब्लड होता है। और ज़्यादातर कैजुअलिटी क्या होती है, ब्लीडिंग के कारण। मतलब हमारे बॉडी से ज़्यादा ब्लड बहने के कारण क्या होता है, शॉक में चले जाते हैं। तो हमारा मेन काम है किसी भी रेस्क्यूअर का, किसी भी इंसिडेंट में सबसे पहले किसी को चोट लगी है या कोई दबा है, कटा है, फिटा है, कहीं भी सबसे मेन है ब्लीडिंग कंट्रोल करना। ब्लीडिंग कंट्रोल के कितने तरीके हैं, कोई बताएगा? ब्लीडिंग कंट्रोल के कितने तरीके? चलो, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और कोई? दोनों गुड़िया। आवाज घूम रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप बताना पूछ कर। उसके पास में उसके पेरेंट्स होंगे, वो बच्चा है, उसको नहीं पता है ना फ्लोटिंग डिवाइस का पता है, ना वो बोल सकता है, ना कुछ कर सकता है। वो उसको उस टाइम पे उसके जो बड़े बुजुर्ग करके होंगे, जो आप होंगे, भाई बहनों बड़े होंगे, वो उसके अपने साथ कैरी करेंगे, उसको अकेला नहीं छोड़ना है। ठीक है, वो किसी को कुछ भी अपना बोल के बता सकता है, ना इंडिकेट कर सकता है, तो उसको अकेला नहीं छोड़ना। एकदम से पानी नहीं आता, मेरी बात को समझना। बाढ़ आएगी, भूकंप आ सकता है, अचानक हम बैठे हैं अभी आ सकता है भूकंप, लेकिन बाढ़ बादल होगा, फटेगा, मौसम बिगड़ेगा, उसके लिए पहले कुछ लक्षण दिखाई देंगे। अब हम आपको बताएंगे ब्लड कंट्रोलिंग के, ब्लीडिंग कंट्रोल के तरीके। ब्लीडिंग कंट्रोल के कितने तरीके हैं? 4। सबसे पहले डायरेक्ट प्रेशर। मान लिया इनके हाथ में यहाँ पे चोट लग गई, यहाँ चोट लग गई, तो इसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले प्रेस करेंगे, डायरेक्ट प्रेशर देंगे। तो 4 से 5 मिनट के अंदर, 4 से 5 मिनट के अंदर क्या है, थोड़ा साफ करेंगे पहले तो घाव को, जिसे धूल मिट्टी अंदर ना हो, उसको किसी भी साफ कपड़े से, जैसे हमारे पास गोज पीस है, साफ कपड़े से उसे दबाएंगे और डायरेक्ट प्रेशर देंगे। और डायरेक्ट प्रेशर से अगर ब्लीडिंग नहीं कंट्रोल हो रही, फिर इसे थोड़ा सा और बल्कि करेंगे हम, मतलब और थोड़ा सा हैवी करेंगे, तभी भी नहीं हो रही, तो उसे हम क्या करेंगे? एलिवेशन देंगे। एलिवेशन किस लिए देते हैं? क्योंकि हमारा जो बॉडी का पार्ट है ना, हमारा ब्लड कहाँ से पंपिंग होता है? हार्ट से। हार्ट से पंपिंग होता है और हमें हार्ट से, हार्ट लेवल से इसको ऊपर करना है। एलिवेशन देना मतलब ऊपर करना है, तो इसकी ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी। अगर तब भी नहीं होती तो हम क्या करेंगे? प्रेस, इसको ब्लिक्विड ड्रेसिंग करेंगे, एलिवेशन देंगे और फिर हम इसे प्रेशर पॉइंट को दबाएंगे। अगर इस वाली एक्सट्रीमिटीज में है तो हम यहाँ प्रेशर पॉइंट होते हैं हमारे,
ये यहाँ पे पैरों में, यहाँ पर हाथ के आगे वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में, तो फिर हम यहाँ से दबाएंगे इसको। ये हो गया प्रेशर पॉइंट, प्रेशर पॉइंट दबाएंगे तो हमारी ब्लीडिंग क्या है, कंट्रोल हो जाएगी। अगर तभी भी कंट्रोल नहीं होती, बाय चांस कंट्रोल नहीं होती, कई बार क्या होता है कोई हिस्सा बिल्कुल कट के अलग हो जाता है तो उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होगी। तो हाँ, दो चीज होती है हमारी, एक तो होती है वेंस, एक होती है आर्टरीज। वेंस में क्या है, वेंस का ब्लड का प्रेशर कम होता है, लेकिन जो आर्टरीज होती है ना उसका प्रेशर होता है हाई, क्योंकि वे डायरेक्ट हार्ट से जाती हैं। इसलिए उसकी कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो उस हिस्से को, जो कटा हुआ हिस्सा, उसको बल्कि ड्रेसिंग करेंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेसिंग करेंगे और उसको क्या करेंगे हम, बैंडेज करेंगे, उसको हम ड्रेसिंग करेंगे। ड्रेसिंग करने के बाद अगर तब भी नहीं रुक रही, क्योंकि रुकेंगी ही नहीं, तो उस हिस्से को हम टोर्निकेट करते हैं। टोर्निकेट का तरीका, चलो कोई नहीं, इसको टोर्निकेट करने का तरीका क्या है, जहां कट रखा उससे पीछे के भाग में हम क्या करेंगे, बांध देंगे उसको। पेन है, पेन मैम, पेन देना एक। उसको हम क्या करेंगे, बांध देंगे पूरे तरीके से, और उसके अंदर कोई हम हार्ड चीज डालेंगे। हार्ड चीज को डाल के उसको हम घुमाएंगे। ये बहुत ही मतलब रियर केस में करना, जब हमें पता है कि ब्लीडिंग कंट्रोल होगी ही नहीं, बिल्कुल जो एक्सट्रीमिटीज हमारी अलग ही हो गई, तो उसको हम ऐसे घुमाएंगे, वो टाइट होता चला जाएगा। और जब हम इसको टोर्निकेट करेंगे तो उसका क्या करेंगे हम, उसका एक टाइम होगा। अभी हमने टोर्निकेट किया और हमने एक स्लिप पे यहाँ नोट करके लिख दिया कि हमने इतने टाइम में किया, और हर 5 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, इसको लूज करेंगे, कुछ सेकंड मिनट के लिए से लूज करेंगे और फिर टाइट कर देंगे। फिर हम फॉर अदर ट्रीटमेंट के लिए भेज देंगे एम्बुलेंस में। लेकिन हम जिसको हैंड ओवर करेंगे उसे हम बताएंगे कि हमने इसको इतने टाइम पे टोर्निकेट को लूज किया है। फिर हर 10 मिनट 5 मिनट बाद उसको लूज करते रहना, क्योंकि अगर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या होगा, हमारा ये बॉडी का पार्ट बिल्कुल सुन्न हो जाएगा, नीला पड़ जाएगा, क्लोटिंग हो जाएगी, और वो फिर हमें लास्ट में उसमें साहब ने बताया ब्लड रोकने के लिए, ब्लीडिंग रोकने के लिए क्या तरीके हैं जिससे हम ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे घर में जब कभी उंगली वगैरह छोटे मोटे ब्लेड वगैरह लग जाता है तो दादी ने, अम्मा ने, बड़े लोगों ने बताया होगा उंगली को दबा लो। एग्जाम्पल, ये प्रेशर, डायरेक्ट प्रेशर होगा, यहाँ लग गया तो दबा लो, डायरेक्ट प्रेशर डाल दिया। दूसरा तरीका बता, एलिवेशन। एलिवेशन इसलिए, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में टंकी से पानी का पाइप आ रहा है, लॉजिक समझो, तो उस पानी के पाइप को जब आप टंकी से ऊपर उठा दोगे, जितना प्रेशर नीचे आ रहा है, जितना प्रेशर नीचे है ना पानी के पाइप में, वो टंकी से ऊपर उठाओगे तो वो उतना प्रेशर ऊपर नहीं होगा। वही काम है, जब हमारा हार्ट पंपिंग करता है पूरे शरीर में, ब्लड सप्लाई भेजने का काम इसका होता है। तो जब हम हार्ट से ऊपर उठा देंगे तो पानी वाला काम, एलिवेटिंग वाला काम करेगा, वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, जिस प्रेशर से पहले नीचे निकल रहा था वो कम हो जाएगा। तीसरा तरीका से हमने बताया। चौथा तरीका बताया, हाथ कट जाए तो उसमें कुछ समय बाद क्यों खोलते हैं, उसको लूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये हम तो हमारा कट चुका है और डॉक्टर जोड़ देगा कुछ समय तक, वो ऐसा हो सकता है तो दोबारा हमारे को ऑपरेशन से जोड़ दे। लेकिन हमने अगर यहाँ टोर्निकेट लगाया है तो ये तो चला गया, अगर यहाँ से इसको लूज नहीं करेंगे, इसके अंदर कोई सप्लाई नहीं जाएगी तो ये अंग भी खराब हो जाएगा। अभी हम बताएंगे इंसिडेंट में क्या होता है। 2 प्रकार की चोट होती है, एक तो
क्या बताया हमें, ब्लीडिंग वाली, एक में क्या हड्डी टूट जाती है। तो उसके लिए क्या करना है हमें, कि हम डॉक्टर तो है नहीं जो एक्सरा उक्सरा करके देख लेंगे। और उसको क्या करना, हमें हिलने नहीं देना। क्या करना, उसको हिलने नहीं देना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सीलिंग करेंगे, क्योंकि कोई भी हड्डी टूटने के बाद ना पकड़ना है। क्योंकि वो टूट गई है, उसको दो पार्ट में हो गया, वो फिर वो अंदर कटर का काम करेगी हमारी वेसल्स को, हमारे इसमें, क्योंकि वो जुड़ी हुई थी, ठीक है, वो नुकीली हो गई, वो हिलेगी तो वो और ज़्यादा अंदर तक हमारी बल्क वेसल्स को या और जहाँ पर भी है उसको और ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी, इसलिए उसको हिलने नहीं देना, वहीं रखना सुटेबल। सबसे पहले हम क्या करें, हमारे पास ट्रायंगल बैंडेज है, उसे लेंगे, उसमें पीछे की तरफ एक गांठ बांध देंगे, उस गांठ को कोहनी के ऊपर लगाएंगे और इसको यहाँ सीलिंग करके बांध देंगे। हमें यहाँ पे नहीं बांधना, क्योंकि यहाँ पे पूरा प्रेशर होगा जिससे इसमें निशान पड़ जाएगा, तो हम इसे पीछे की तरफ बांधेंगे। और किसी भी सीलिंग को स्टेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, स्वैथ करेंगे उसको। तो उसको ऐसे करके हम यहाँ बांध देंगे, इस साइड में बांध देंगे। ये क्या है, स्वैथ का मतलब उसको स्थिर करेंगे, लटकाएंगे और उसको स्थिर करेंगे। इससे इंजरी बिल्कुल कहीं बढ़ेगी नहीं और ये स्टेबल हो जाएगा। और इसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हम एम्बुलेंस में 111 100 कितना होता है, 118 नंबर होता है ना सर, 112 को कॉल करेंगे, इमरजेंसी कॉल करेंगे और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेज देंगे। ठीक है, बोल दो सर। ये बोला हाथ को सीधा नहीं कर सकते। गुड। ये हम कितनी देर तक रखेंगे, किसके सहारे रखेंगे? तो टूट चुका है, हम हमारा हाथ जुड़ा हुआ गुड़िया, सोचना आपका हाथ जुड़ा हुआ है, आप कितनी देर तक अपने हाथ को रखेंगे? कुछ समय बाद वो नीचे आएगा, दर्द होगा, उसका तो टूट चुका है, उसको कब तक रखेगा? वो जितना टूटेगा वो जाएगा, हिलेगा, गाड़ी में जाएगा, वो मूवमेंट करेगा, वो ज़्यादा कटर का काम करेगा, इसलिए उसको सूटेबल कर देते, मतलब उसको एक जगह स्थिर रखेंगे। समझे मेरी बात को? टीचर मैं बैठे कभी सजा देते हैं आपको, नहीं, चलो हमने खाई होगी, कितनी देर तक हाथ रखें हेड्स अप करने में, कुछ समय बाद वो हाथ तक करने में। ऐसा ही है, अगर हम ऐसे रखें और उसको सपोर्ट मिल जाए, सपोर्ट, तो उसको 2 दिन तक रख लो। हो गया, क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन? तो हम बताएंगे, अब अभी हमने आपको क्या बता दिया, सीलिंग, स्वैथ और ब्लड कंट्रोल के तरीके बता दिए। अब हमें क्या होगा, जैसे इंसिडेंट हो गया तो हमें पेशेंट को कैसे कैरी करना है, विक्टिमों को कैसे निकालना है, उसके तरीके। उसके 2 तरीके होते हैं, नंबर 1 इमरजेंसी मूव, नंबर 2 नॉन इमरजेंसी मूव। इमरजेंसी मूव क्या होगा, इमरजेंसी मूव में हम क्या सिंगल रेस्क्यूर होगा, रेस्क्यूर क्या होगा, सिंगल, और एक ही रेस्क्यूर होगा और उसको पेशेंट को कम से कम स्पेस से निकाल के ले जाना है। तो उसका तरीका बताते हैं अब आपको। बिछाना सर, पकड़ना ना पहले दिखाएंगे। हाँ, शर्ट ड्रैग बिछा दो उसको। लेट जाओ आप, हैं? ना ना लेट जाओ आप, इधर पैर करके लेट जाओ। नहीं सर, 2 बता देते हैं। तो क्या है, हमारे पास कम से कम स्पेस होगा और सिंगल रेस्क्यूर होगा, तो उसको हमें कैसे निकाल के ले जाना, उसका तरीका, उसको हम निकालने के 2 तरीके हैं।
इमरजेंसी, नॉन इमरजेंसी, और हम बताएंगे आपको इमरजेंसी। इमरजेंसी में हम क्या करेंगे, जैसे विक्टिम होगा तो विक्टिम को क्या करना, वो कपड़े पहने हुए तो हो गई, तो उसको क्या करना, हमें शर्ट को ड्रैग करना, शर्ट को ऐसे ऐसे टाइट करना है यहाँ से, और दोनों हाथ हमें इसके विक्टिम के सिर के नीचे ले जाने, सिर के नीचे ले जाने से, सिर के नीचे ले जाने, ऐसे पकड़ना है। और हमारा क्या होगा, वहाँ कोलैप्स बिल्डिंग है और उसके नीचे क्या है, टूटी फूटी कंकर पत्थर कंक्रीट होगी, उसको हमें पिछले पैर से हम मलबे को साइड करेंगे, पीछे से साफ करेंगे और यहाँ से इसे फिर खींचेंगे, फिर हम दूसरे पैर से करेंगे, साफ करेंगे और इसको हम फिर पीछे की तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो ये तरीका एक तो होगा शर्ट ड्रैग, दूसरा होगा शोल्डर ड्रैग। शोल्डर ड्रैग में हम क्या करेंगे, यहाँ से हाथ लेंगे और शोल्डर को पकड़ेंगे और इसको यहाँ से ऐसे खींचेंगे। दो तरीके हो गए, शर्ट ड्रैग, शोल्डर ड्रैग। तीसरा होगा ब्लैंकेट ड्रैग। हम जाएंगे छोटी पोजीशन बना के, ब्लैंकेट बिछाएंगे, उसके ऊपर बॉडी को, विक्टिम को लेटाएंगे और कंबल को ज़्यादा से ज़्यादा फोल्ड करेंगे। उधर गांठ मार दो एक, तो थोड़ा छोटा पड़ गया। एक गांठ हम पीछे की तरफ बांध लेंगे और इसे, हाँ जी, एक ही बंदा, छोड़ दे दिखाने के लिए। दोनों हाथ में ला लो आप एक जगह, और विक्टिम के दोनों हाथ हम और इसे भी कवर कर देंगे पूरा ऐसे। हाँ, इसको ऐसे कवर करेंगे और यहाँ से फिर इसको ऐसे फोल्ड करते करते करते, और हम सिर को, सबसे मेन है उसका हेड को सपोर्ट देंगे। यहाँ पे हेड आएगा हाथ के बीच में, तो रिलैक्स हो जाएगा, और फिर हम इसको फिर खींचेंगे पीछे की तरफ। तो ये होगा इमरजेंसी मूव। और नॉन इमरजेंसी में क्या है, नॉन इमरजेंसी में मान लिया विक्टिम के एक पैर में चोट लग गई, दूसरा पैर ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से हाथ में लेंगे और इसका ये वाला पैर अपने पैर के साथ, या तो हम फित्ते में फित्ता बांध लेंगे शूज का, नहीं है तो पैर को हम यहाँ पे बांध लेंगे और ऐसे, और इसको यहाँ से ऐसे ऐसे चला के ले जा सकते हैं। ठीक है सर, ये तरीका। या कुछ पट्टी भी बांध सकते हैं, पट्टी भी बांध सकते हैं। कोई कपड़ा वो बांध देते हैं। अगर पेशेंट के दोनों पैरों में चोट है तो हम 2 रिस्कर लगा सकते हैं उसके साथ। दो बंदे आ जाओ स्ट्रेचर के लिए, आप आ जाओ। हाँ, दूसरा तरीका है हम क्या, इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर बनाएंगे। तो इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर, हमारे पास स्ट्रेचर तो होगी नहीं, तो उसे इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर बनाने का तरीका, बस मैम 15 मिनट में क्लोज हो जाएगा। आपने एम्बुलेंस में कई जगह देखा होगा, किसी भी घायल व्यक्ति को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए, ये एम्बुलेंस में होगा, मेडिकल होगा, हमारे घरों में नहीं होगा। इसके ऊपर भी कैसे मूव करेंगे वो बताएंगे। अगर ये ना हो, घर पे नहीं होगा किसी के, और कोई कैजुअलिटी हो जाए, हमारे को किसी पेशेंट को या उस विक्टिम को, उस घायल व्यक्ति को कहीं मूव करना पड़े, तो हम कैसे स्ट्रक्चर बनाए और कैसे उसको लेके जाए, वो देखें। पकड़ो उधर से, सीधा स्ट्रेचर डाल दो इसके बीच में, पार कर दो, इसे नीचे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, इसको नीचे वाले को छोड़ दो आप। इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर बनाने का तरीका देख लिया। इस कंबल को धूरा करना, उसके अंदर पाइप डालना, फिर उसको इसके ऊपर पलटी कर देना ऐसे। ठीक है बच्चों समझे?
कर सकते हैं आप लोग? कौन बनाएगा? आओ, बनवाते हैं ना? बनवाते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। आओ, दोनों आओ। निकाल दो, पाइप निकाल दो। पाइप निकाल दो, उठा दो इसको बस। चल इसको तो डाला रहने दो इसके अंदर। ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी अच्छा बनाया इन्होंने। नीचे रखिए। और इसको कैरी कीजिए, उठा के रखिए। लेट जा, आराम से लेट जाइए। ठीक है, आपने पहले भी बनाया होगा, देखा होगा। इसको मूव करने के लिए, ओके, थैंक यू गुड़िया, थैंक यू। इसको जब हम कहीं पर मूव कर, ये तो बना के दिखाया हमने। अगर हमने बनाया किस लिए, किसी भी घायल व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह या एम्बुलेंस में ले जाने के लिए, तो दोनों ने ये आमने सामने करा करा। कुछ टाइम पे ऐसे नहीं चलेंगे, क्या पता पीछे गड्ढा है या कोई रुकावट है। ये सामने चलने वाले का इस तरह होंगे दोनों, जिस साइड में डायरेक्शन में हमने जाना। क्लियर है? मूव करते वक्त और एग्जाम्पल अगर हम दोनों ऐसे जाएंगे, गैस यहाँ गिर जाएगा वो। ओके, अभी हम आपको बताएंगे सीपीआर के बारे में। किसी को पता है सीपीआर किसे बोलते हैं? चलो नहीं पता होगा, सब बताएंगे सीपीआर किसे बोलते हैं। बच्चों सीपीआर, सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन, हृदय को पुनर्जीवित करना। पीछे तक आवाज आ रही बढ़िया? हृदय को दोबारा जीवित करना। ये बहुत जरूरी है बेटा। ये देखो कि कहीं भी कभी भी हो जाता है सीपीआर देना। सीपीआर को किस कंडीशन में दिया जाता है साहब बताएंगे, कब देना कब नहीं देना। आपने सुना होगा या देखा होगा कहीं पे भी हार्ट अटैक बोलते हैं हम, हार्ट अटैक आ गया उसको, अगर उसको उस समय पर सीपीआर किया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती। और इसके ऊपर रिसर्च की है बड़े बड़े साइंटिस्टों ने कि हम उसको बचा सकते हैं अगर उसको सही तरीके से सीपीआर दिया जाए। सीपीआर जब दो प्रकार की डेथ होती है हमारी, कौन सी गुड़िया? नहीं, डेथ, 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 डेथ से मतलब डेथ, मृत्यु। बच्चों सावधान बैठो, सावधान, आराम से, रिलैक्स बैठो, बैठ जाओ। एक नेचुरल होती है कि एक एज के बाद इंसान की डेथ होती है, और एक किसी डिजीज की वजह से होती है। साइंस में दो प्रकार की, मेडिकल टर्म्स में दो प्रकार की डेथ है। एक क्लिनिकल डेथ, एक बायोलॉजिकल डेथ। हम बायोलॉजिकल डेथ को कन्वर्ट कर सकते हैं सीपीआर देकर, उसको उस कंडीशन में जाने से रोक सकते हैं। क्लिनिकल डेथ जब हमारा हार्ट काम करना बंद कर जाए और हमारे सीपीयू तक यहाँ पर जो कैरोटिड पल्स होती है जो कि हमारे इसको ब्लड सप्लाई करती है हार्ट से, वहाँ पर हार्ट नहीं जाएगा, ब्लड नहीं जाएगा। 10 मिनट लगभग के बाद ये हमारा काम करना बंद कर देगा। फिर हम बायोलॉजिकल डेथ में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसको रिवर्स करना नामुमकिन है।
हृदय को पुनर्जीवित करना ही सीपीआर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हृदय को पुनर्जीवित करना। सीपीआर कब देना कब नहीं देना, सीपीआर कब देंगे हम, जैसे हम किसी पेशेंट को देखते हैं तो हम उसका कैसे जज करते हैं, पल्स चेक करके हम क्या करते हैं, डॉक्टर आएगा सबसे पहले क्या करेगा, पल्स चेक करेगा। हमेशा ध्यान रखना जब भी पल्स एब्सेंट, अगर पल्स एब्सेंट है तो तुरंत हमें क्या कार्रवाई करनी, सीपीआर देना। सीपीआर देने का तरीका, सीपीआर देने के लिए सबसे पहले पेशेंट को क्या है, हार्ड सरफेस में लिटाना, या तो जमीन में जैसे यहाँ पे हार्ड सरफेस है, या स्ट्रेचर के ऊपर, या हार्ड बोर्ड के ऊपर, चारपाई के ऊपर, या गद्दे के ऊपर कभी भी सीपीआर अप्लाई नहीं करना। ठीक है जी, आ जाओ सर। कभी भी लाइव जिंदा व्यक्ति पर भी प्रैक्टिस भी नहीं करना। सीपीआर देने का तरीका, सीपीआर कहाँ देना है और कैसे देना, कब देना। नंबर एक बात, नंबर एक पॉइंट, सबसे पहले हार्ड सरफेस हो, हार्ड सरफेस होगा उस पर विक्टिम को लिटाना है, पेशेंट को लिटाना है और उसको जज करना है सीपीआर कहाँ देंगे। तो जहां आप देख रहे हैं हमारे ये रिब्स होती हैं, रिब पसलियां, इनका जो जहां पर जॉइंट होता है वो सबसे ऊपर का किनारा होता है, यहाँ सबसे ऊपर, यहाँ क्या होता है, एक गड्ढा जैसा होता है, इसे मेडिकल साइंस में बोलते हैं जाइफर्ड प्रोसेस। वहां देखना एक गड्ढा जैसा होता है सबकी चेस्ट में ना, जहां पे हमारी रिब्स जुड़ी होती है, वहां पॉइंट करना है। उसको पॉइंट करने के बाद 2 उंगल लेने, 2 उंगल बाई साइड, हमारा हार्ट कहाँ होता है, हार्ट बाई साइड में होता है चेस्ट के, तो हमें इसे 2 उंगल लेना है। 2 उंगल लिया, उसके बाद हम क्या लेंगे, अपना मास्टर हैंड, जिस हाथ से हम अपना काम कर, कोई लेफ्ट हैंडल होता है कोई राइट होता है, तो अपना मास्टर हैंड लेंगे और उसको वहां पे अप्लाई करेंगे मास्टर हैंड को, और फिर उसके अपने दूसरे हाथ से उसे होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद हम इसको लॉक करेंगे। लॉक करने का तरीका, दोनों कोहनियों को ऊपर की तरफ करेंगे, ऊपर करने से क्या हो, लॉक हो जाएगी, ऐसे नहीं मुड़ेगी, और इसके ऊपर पूरी तरह ले हो जाएंगे जैसे सर ने करके दिखाया। 30 बार हमें उसको कंप्रेस करना। कितने बार, 30 बार कंप्रेस करेंगे और 2 बार क्या देंगे, हम ओरल ब्रीथ देंगे। अभी सर ने जैसे दिखाया 30 बार कंप्रेस करेंगे। कभी भी डायरेक्ट सांस नहीं देनी, क्यों किसी को कुछ डायरेक्ट क्यों नहीं देते हम, क्योंकि उसके मुंह का कोई अल्सर लार्वा वो हमारे मुंह में लगेगा, क्या पता पेशेंट को कौन सी बीमारी है, टीबी है क्या नहीं है। तो उसे कोई भी हम साफ कपड़ा लेंगे और उसको नोज को क्लोज करेंगे और मुंह को खोलेंगे और उसको हम फुल सांस अपने अंदर सांस भरेंगे, फुल प्रेशर की सांस भर के उसको हम उसके अंदर फिर ओरल करेंगे। फिर उसके बाद इसी साइकिल को हम तब तक करते रहेंगे तब तक उसको या तो इमरजेंसी नहीं आ जाती, मतलब एम्बुलेंस नहीं आ जाती, हम ईएमएस को कॉल करेंगे, एम्बुलेंस नहीं आ जाती, या जब तक पेशेंट अपने आप को रिकवर नहीं करने का, तब रिकवर हो जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, रिकवर होने के बाद या तो हम उसको एम्बुलेंस आएगी, ऑक्सीजन लगा के उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेज देंगे, नहीं तो रिकवरी पोजीशन में उसको लेटा देंगे। रिकवरी पोजीशन क्या होती है, जिस तरफ हमारा हार्ट है उस तरफ हम उसको ऐसे करके ऐसे लेटाएंगे, इसको बोलते हैं रिकवरी पोजीशन। ठीक है बच्चों, सबसे पहले सीपीआर अप्लाई करने से पहले अगर आपको इस कंडीशन में कोई बेहोशी की हालत में या ऐसा कोई विक्टिम मिले, सबसे पहले क्या करना, सबसे फर्स्ट क्या आपको बताएगा? सबसे पहले 112 पे इमरजेंसी डायल करना।
2 बार ओरल ब्रीथ देंगे हम, 2 बार ओरल ब्रीथ देंगे, उसको श्वास देंगे। रिकवरी हो जाती है, ठीक है, नई रिकवरी होती है, फिर 30 बार हम उस साइकिल को 30 बार कंप्रेस, 2 बार ओरल ब्रीथ। 32 का रेशो कंटिन्यू रखेंगे। 30 कंप्रेशन, 2 आर्टिफिशियल ब्रीथिंग, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। एम्बुलेंस आने तक या हॉस्पिटलाइज होने तक। उसके बाद एफबीओ का बताएं। और अब हम बताएंगे आपको कई बार क्या होता है सर, सीपीआर का देखो, जब बंदा अनकॉन्शियस है, बोल नहीं पा रहा और पल्स एब्सेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई फर्स्ट एड क्वालिफाई आएगा आपके घर में या तुरंत ही आपका डॉक्टर आ जाएगा, मेडिकल इमरजेंसी आ जाएगी, क्योंकि इसमें हमारे पास समय बहुत कम होता है। तो यही हम आपको सिखा रहे हैं, यही सीखना है और यही अप्लाई करना है। कब करना है? जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो और पल्स एब्सेंट हो, उसी कंडीशन में हम सीपीआर देंगे। मैडम का क्वेश्चन था, कोई क्वालिफाइड नहीं होता। आप में से कोई एक उसका वेट आके यहाँ पे सीपीआर का प्रैक्टिस कर सकता है। आएंगे 2 बच्चे आ जाओ, 2 आप दोनों आ जाओ, आ जाओ। राम बाबू, देखो, सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप क्या करेंगे? चेक करेंगे कि पेशेंट की पल्स एब्सेंट है या प्रेजेंट है। सबसे पहले आप कौन सी पल्स चेक करेंगे? कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स इसको क्यों चेक करते हैं हम? क्योंकि वो हमारे हार्ट के सबसे नज़दीक है। तो ये कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। पल्स एब्सेंट है तो हम अप्लाई करेंगे सीपीआर। सीपीआर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले पेशेंट को हार्ड सरफेस में लिटाएंगे, उसके बाद हम पेशेंट को पल्स यहाँ पसलियों से चेक करते हुए ये पॉइंट करेंगे, यहाँ पे जायफर्ड प्रोसेस पॉइंट करेंगे। करो आप, बिल्कुल जायफर्ड प्रोसेस चेक पॉइंट किया। यहाँ थोड़ा देखो, यहाँ होता है ये, जहाँ पे दोनों तरफ की पसलियाँ आकर मिली ना, यहाँ पे, यहाँ। इसके बाद जायफर्ड पॉइंट करने के बाद 2 उंगल ऊपर लेंगे, जैसे आपने यहाँ पे पॉइंट किया ये, उसके बाद 2 उंगल लिया और उसके ऊपर अपना मास्टर हैंड करो, आपका लेफ्ट, हाँ, मास्टर हैंड को नीचे रखना, उसके ऊपर इससे होल्ड करना और बाजू को ऐसे नहीं करना, ऐसे रखेंगे तो ये खुल जाएंगे, ऐसे करना आगे की तरफ, कोनिया पीछे और अंदर वाला भाग आगे, उसे ये होल्ड हो जाएगा यहीं पे और लॉक हो जाएगा। लॉक करने के बाद प्रॉपर हम इसके ऊपर ले हो जाएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लग जाए। और हमको कितना कंप्रेस करना अडल्ट के लिए, अगर अडल्ट कितना होता है 12 साल से ऊपर, 16 साल से ऊपर जो एज होती है अडल्ट होता है, उसको हम 4 से 5 सेंटीमीटर उसको कंप्रेस करना। कितना कंप्रेस करना? 4 से 5 सेंटीमीटर। हाँ जी, हाँ, 2 से 2.5 इंच। उसके बाद अगर चाइल्ड है तो उसको 3 से 4, और इन्फेंट है बच्चा तो उसको हम इस हाथ से देंगे 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर। करो आप ब्रीथ दो, इधर आ जाओ। ब्रीथ देने के लिए आप इधर आ जाओ। कितना करना? 30 बार। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से काउंट करते रहना 30। हाँ, इसको ऐसे रखना और इसको यहाँ से कंप्रेस करके रखना, या तो ऐसे कर लो आप या ऐसे कर लो, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पावर लगा सके हम।
हाँ ऐसे घुटने के ऊपर ले होना। अब 30 होगी, आप ओरल ब्रीथ दोगे। ओरल ब्रीथ दो। ओरल ब्रीथ देने का तरीका, आपके पास दुपट्टा है, देखो आपके पास कपड़ा होना चाहिए साहब, आप दुपट्टे का भी यूज कर सकते हैं उसमें। नोज को पकड़ना, पहले मुंह को खोलना है। हाँ, नोज को क्लोज करना और मुंह को खोल के देना, क्योंकि नोज को क्लोज इसलिए करते हैं क्योंकि हम मुंह से दे रहे हो, नाक से बाहर निकल जा रहा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 बार ब्रीथ देंगे, फिर उसके बाद फिर उसी साइकिल को करते रहेंगे, तब तक ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह की सुविधा नहीं हो जाती या रिकवरी नहीं हो जाती। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई भी चेक कर सकता है, कोई भी आके प्रैक्टिस करना चाहता कर सकता है। अब हम आपको बताएंगे चोकिंग के बारे में। कई बार क्या होता है, खाना खाते हुए हमारे गले में चोकिंग हो जाती है, धक्का लग जाता है। कई बार हम खाना खा रहे, जैसे चावल वगैरह ग्रास का अंदर किया और हमारा चोकिंग हो गया। कई बार छोटे बच्चे क्या है, खेलते खेलते कुछ गोली या कुछ हमारे गले के अंदर फंस गया, तो उसका हमें कैसे पता चलेगा? उसका पता कैसे चलेगा हमें? कोई भी जैसे पेशेंट होगा चोकिंग एजेंट, जिसका FBAO होगा, फॉरेन बॉडी एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कोई भी बाहरी वस्तु का एयरवेज में, मतलब श्वसन नाल में फंस जाना। तो उसका क्या होगा, वो हम सबसे पहले हमें जिसके गले में कुछ फंसा होगा या चोकिंग होगी, तो वो उसकी पोजीशन ये होगी, क्योंकि गले में कुछ फंसेगा तो वो धसकेगा और वो गले को पकड़ने की ज़्यादा से ज़्यादा दबाने की कोशिश करेगा। तो हम पूछेंगे आर यू चोकिंग, आर यू चोकिंग, तो ये कुछ बोल नहीं पाएंगे, खाली खांसेंगे हा हा ऐसे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके हाथ को, ये हाथ हटाएंगे नहीं, इनको ऐसे बाजू ले जाना है और ऐसे यहाँ से हाथ को ऐसे हटाएंगे और यहाँ पे लॉक करके और यहाँ पे हम इसको ऐसे लॉक कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी बाजू, अगर जिसका विक्टिम अगर भारी है तो हम अंदर से हाथ लेंगे, क्योंकि हमारे हाथ यहाँ तक जाने चाहिए। अगर हल्का है तो हम उसको बाहर से भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करते, नाभि को, नाभि पे नीचे वाला, हाथ के नीचे वाली उंगली नाभि पे रखेंगे, ऊपर अंगूठा ऊपर की तरफ, और फिर उसको पॉइंट करते बीच में ले जाएंगे, क्योंकि हमारा क्या है, अबडोमिनल होता है, यहाँ से अबडोमिनल डायफ्राम होता है, इसमें क्या है, एयर होती है। ठीक है जी, यहाँ ले जाएंगे और अपने मास्टर हैंड को हम क्या करेंगे, ऐसे लेंगे और ये वाला ऐसे बनाएंगे हम, यहाँ से नक्कल बना के इसको दूसरे हैंड से यहाँ से पकड़ेंगे और अंदर की तरफ पुश करेंगे और धक्का मारेंगे, फिर बाहर करेंगे, इनवर्ड अपवर्ड, इनवर्ड अपवर्ड, और फिर हम अगर निकल जाता ठीक है। हाल से इसका इतना प्रेशर होता है, क्योंकि हम किसी की बॉडी के ऊपर इसको अप्लाई नहीं कर सकते, इसका प्रेशर इतना होता है कि एक बार में बाहर आ जाएगा, जो भी खाया पिया है, खाना भोजन जो भी है वो सब बाहर आ जाएगा। और फिर हम इसे चेक करेंगे, मुंह में एयरवेज चेक करेंगे, क्लियर नॉट क्लियर, तो उसको जब तक करते रहेंगे। ठीक है जी। और कभी भी सुनो, कभी भी किसी के ऊपर इसको अप्लाई नहीं करना, लाइफ बॉडी के ऊपर इसको अप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। किसी का क्वेश्चन? हाँ, जब हमने हाथ तो लोग पीछे कर दिए, हाथ क्यों पीछे कर दिए, क्योंकि विक्टिम कोई भी होगा, गले में कुछ फंसा होता है, हाथ यहीं जाते हैं, उसको अपनी बॉडी से लॉक करना, दोनों पैरों के बीच में पैर ले जाना है और आगे प्रेस करना, दोनों बाजू बाहर से लेके ऐसे और ऐसे नक्कल बनाना, ये नक्कल बनाना और इसको यहाँ लगाना, आगे की तरफ प्रेस करना, इनवर्ड, फिर बाहर करेंगे अपवर्ड, अंदर से धक्का मार के बाहर की तरफ करेंगे। उससे क्या होगा, बॉडी आगे झुकी होगी और यहाँ से एयर का प्रेशर बनेगा
और जो हमारे अंदर खाना वाना भी बाहर आ जाएगा। ये अबडोमिनल, ये हमने नाभि पे लेंगे, नाभि से एक फलांग लेंगे, नाभि से ऊपर एक फलांग लेंगे और फिर उसके बीच में ले जाएंगे, हम पॉइंट कर लेंगे, बीच में जज करेंगे पॉइंट, तो हमारा ये वाला हिस्सा आ जाएगा। यहाँ पे हमारे क्या खाना खुना एयर वगैरह होती है, और ये अबडोमिनल बोलते हैं। जैसे ही इसको प्रेस करेंगे ना, तुरंत पानी पी के जो खाना पीना जो बाहर आ जाएगा, और जो चोकिंग एजेंट है वो भी तुरंत बाहर आ जाएगा। सर मैं बता कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्फेंट, मतलब 1 साल या 1 साल से 1.5 साल या इससे छोटा बच्चा। छोटे बच्चे को कुछ पता तो होता नहीं है क्या चीज़ गले में मुंह में डालनी क्या नहीं। कई बार रुपए का सिक्का, कोई गोली, एक कंच नहीं होते खेलने वाले कांच के गोली, वो बच्चे के, या टॉफी वगैरह बच्चे के गले में फंस जाती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चे के आंखों से पानी आएगा, कुछ बोल नहीं पाएगा, आंखों से पानी आएगा और बच्चा तिलमिलाएगा, बेहोशी की हालत में भी आ सकता है और परेशान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम भागते क्या करते हैं, बच्चे को चेक करते हैं। बच्चे का क्या, कोई भी बच्चा अगर ऐसे परेशान हो रहा है बच्चा, तो उसके मुंह में देखते हैं बच्चे ने कुछ खा तो नहीं लिया, तो उसमें देखा नहीं दिखा और बच्चा परेशान हो रहा। कई बार अंदर तक देख भी सकते हैं, तो उसको क्या करना, उल्टा करना है और इस हाथ को ऐसे करना है, यहाँ पे मुंह को ऊपर की तरफ करना है, क्योंकि हमारी जो श्वसन नाल है ना, ये ऐसे रहेगी तो कुछ निकलेगा नहीं, ऐसे होगी तो यहाँ से सीधा हो जाएगा, एयरवे क्लियर हो जाएगा हमारा। और इसको ऐसे करना है, पीछे की तरफ करना है। इस दोनों उंगलियों को मुंह के बाहर की तरफ रखना, खोल के मुंह, बच्चे का मुंह खुल जाएगा अपने आप ही। जैसे हमारा मुंह ऐसा होगा ना, पीछे की तरफ गर्दन होगी तो मुंह अपने आप ही खुल जाता है। और बच्चा का तो थोड़ा ही रहता है ना, नाजुक रहता है, तो उसको क्या करेंगे, यहाँ ले जाएंगे, ऐसे बैठेंगे अपने घुटने पे, जैसे हमारा घुटने के ऊपर अपने बाजू को रखेंगे, यहाँ ले जाएंगे, उसको ऐसे हम यहाँ से थ्रस्ट देंगे, क्या देंगे, उसकी पीठ में थ्रस्ट देंगे। जो भी कुछ होगा, क्योंकि हमारा गदेली वाला हाथ ना ये यहाँ है, तो ये वाला हाथ हमारा यहाँ आ जाएगा, बच्चे के एब्डोमिनल पे आ जाएगा ये वाला हाथ। और जैसे हम यहाँ से थ्रस्ट देंगे ना, तो तुरंत जो भी इसके चोकिंग एजेंट है, गोली सिक्का जो भी है, वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, कोई मैम या कोई बच्चा इसकी प्रैक्टिस करना चाहता है तो कर सकता है। पीछे वाला हिस्सा आप दिखा दो कि किस जगह प्रेस करना है। हाँ देखो, जहाँ पे ये अपने आप ही ये बना रखा है, ये जो जैकेट जैसी बनी, इसके ऊपर एक गद्दी जैसी लगी हुई है ना, ये एक गद्दी जैसी लगी हुई है ना पीछे, पेट के पीछे, इसमें थ्रस्ट करना। कुल मिला के ये है दोनों बाजुओं के बीच में, यहाँ पे ज़्यादा हैवी थ्रस्ट नहीं करना। थ्रस्ट इतना करना है कि बच्चा उसको बर्दाश्त कर सके। ठीक है, इतना तेज नहीं मारना कि उसकी पसली तोड़ देनी। ठीक है जी, कोई बच्चा इसको आगे प्रैक्टिस कर सकता है, करना चाहते हो कर सकते हैं, आ जाओ। फिर हम उसे चेक करेंगे। आराम से पकड़ लो, इसी पोजीशन में बैठ जाओ। अपना ये वाला पैर, जो लेफ्ट वाला पैर आगे निकालो थोड़ा सा, इस हाथ को ऐसे ऐसे लो, मुंह के ऊपर यहाँ पे देखो, हाँ, ऐसे 2 उंगल बाहर से ऐसे, और बी शेप बना के ऐसे, और ये गर्दन थोड़ी सी पीछे की तरफ करनी, थोड़ी सी पीछे की तरफ, क्यों, एयरवे जो क्लियर हो जाए, सीधा हो जाए। हाँ जी, हाँ, इसको ऊपर की तरफ दबाओगे ना, ये यहाँ डालोगे तो बच्चे का मुंह खुल जाएगा, ऊपर की तरफ करोगे तो गर्दन अपने आप पीछे चली जाएगी, और पीछे थ्रस्ट दोगे तो एयरवे क्लियर तो है ही, जो भी अंदर होगा चोकिंग। हाँ जी, इसे थोड़ा सा झुका के रखना है, ऐसे ऐसे झुका के रखना, गर्दन पीछे थोड़ा आगे की तरफ झुका के रखना। ये दोनों पैर यहाँ पे लेने, बाजू के, एक बाजू के इस साइड, एक बाजू के इस साइड, इससे बच्चे का बैलेंस खराब नहीं होगा। क्या होगा, बैलेंस खराब नहीं होगा।
बस नीचे की तरफ रखना है, गर्दन थोड़ी उठी हुई और नीचे की तरफ झुकाओ। अब यहाँ पे थ्रस्ट मारो, यहाँ थोड़ा सा हल्का प्रेशर से। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, बहुत है। तो अभी तक जितना बताया आपने, मेरे साथियों ने किसी का मन में कोई सवाल, क्वेरी, क्वेश्चन, बैठ के बोलिए लेकिन जोर से बोलिए। स्विमिंग ना आती हो, पानी में गिर जाए और सीपीआर कैसे देंगे? सीपीआर के बारे में बच्चा पानी में गिर गया, क्या बच्चा बड़ा? कोई पानी में गिर गया, उसके अंदर पानी चला गया, तो उसको हम सीपीआर कैसे देंगे? सीपीआर तो देंगे ही नहीं मैं उसको। कोई भी अगर पानी में गिर जाता है, पानी में डूब जाता है, तो जैसे हम उसे निकालते हैं ना, उठा के लाते हैं, तो कभी ब्लड में जैसे हमारा लिफ्टिंग और मूविंग उसकी एक पोजीशन होती है, उसके अंदर से पानी निकालेंगे। कभी भी हमें कोई लिफ्टिंग पानी में डूबता है और वो कौन से या उसको निकाल के लाने का एक तरीका है। जैसे हमने बताया लिफ्टिंग और मूविंग, उसे पानी से बाहर निकाल के जो लाएंगे उसका एक तरीका होता है। उसको हम उठाएंगे कैसे? पानी में जैसे खींच के लिया है, यहाँ तक पानी इतना है, छोटा कम पानी है, तो वहाँ हम उसको उठाएंगे तो नहीं पानी से बाहर तो निकाल लाएंगे, ऐसा तो नहीं पानी को ऐसे खींच के ले जाएंगे, पानी के ऊपर जहाँ तक रहेगा वहाँ तक तो ले आएंगे। पानी के ऊपर लाने के बाद उसको पेशेंट को हम पकड़ेंगे, ऐसे लेटा हुआ पेशेंट उसको पकड़ेंगे, उसको कैरी करने की एक ऐसे ऐसे उठाना है, ये तरीका है। इसको हम ले जाएंगे ऐसे उठा, तो जैसे हम चलेंगे ना वो ऐसे ऐसे हिलता रहेगा। इसमें क्या है, चेस्ट के अंदर, पेट के अंदर पानी भर जाएगा। जैसे हम कदम से चलते रहेंगे ना, उसके कदम के चलने से उसको धीरे धीरे उसके मुंह से पानी बाहर आता रहेगा। तो ये तो पानी से लिफ्टिंग मूविंग का ही है। उसको लिफ्टिंग मूविंग में उसमें पानी बाहर आ जाएगा, तो थोड़ा बचा होगा, उसको हम रिकवरी पोजीशन में लिटाएंगे, रिकवरी पोजीशन में लिटा के उसे करंट देंगे, पानी बाहर आ जाएगा। सीपीआर क्या है? अगर बंदा अंदर चला गया है, पानी के अंदर जाने पर हार्ट अटैक नहीं आएगा, खाली पानी अंदर जाएगा। क्या होगा? पानी अंदर जाएगा, पानी को ज़्यादातर पानी को जो हमारे ले जाने का तरीका ही ऐसा है कि ज़्यादातर उस पानी को बाहर निकल ही जाएगा मेडिकल के लिए। और किसी बच्चे का कोई सवाल? आप बोलो गुड़िया। बेटे सामने देखो, इधर इधर की तरफ सामने देखो, इधर उधर मत देखो। हाँ, हमें बताया अगर सबसे पहला चेक करना है प्लस सब्जेक्ट है कि नहीं है, तो उसका सभी अपना ये फॉर्मूला लो, यहाँ पर लगाओ, यहाँ पे आप महसूस हो रहा धड़कन महसूस हो गया। ये दूर है और यहाँ भी दूर है, ये भी दूर है, तो ये हमारे हार्ट के नजदीक है। अगर ये चल रही है, ये नहीं चल रही, तो ये कोई सी भी नहीं चल रही। ये वाली पल्स अगर हमारी एब्सेंट हो गई तो कोई सी भी पल्स प्रेजेंट होगी नहीं। सबसे एंड में ये वाली क्लोज होगी, ठीक है। तो सीपीआर, एफपीएओ, ये आप सबको करना आना चाहिए, ठीक है। अपने साथियों को बताओगे, अपने घर परिवार में बताओगे। हमारा मकसद है आपको सिखाना, जागरूक करना, ताकि हम किसी एक भी आदमी के अपनी लाइफ में कभी उसकी जान बचा सके, वो हमारा ध्येय पूरा हो। बच्चों सभी को समझ आया
NDRF की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने बच्चों को जानकारी और भविष्य में भी इस बात का लागू करके कहीं भी फॉलो करके कहीं भी कोई विपदा आती है तो कोई बच्चे उसके भाग लेंगे। हमारे देश में जैसे मंत्री सत्याग्रह किया है हम कई बार ये सोचते हैं कि हम तो छोटे हैं, हम क्या कर सकते हैं, सोचते हैं ना। लेकिन छोटा या बड़ा उससे कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपको आता क्या है किसी की लाइफ बचाने के लिए। और लाइफ बचाने के लिए जैसे अभी आपके सर ने ये बताया कि जब तक एम्बुलेंस आएगी, जब तक कोई भी इमरजेंसी कॉल करने के बाद में कोई भी एम्बुलेंस आए या डॉक्टर्स आए, उससे पहले आपके पास थोड़ा सा टाइम होता है। अगर आप उस समय में चीज़ों को जानते हैं, जागरूक हैं, फिर डेथ हो जाती है। तो ये इसीलिए ये चीज़ आपको सिखाई गई। और यहाँ सीखने के बाद में जिनको अच्छा समझ में आया, कई बच्चे मैं देख रहा था ध्यान दे रहे हैं और कुछ है जो लापरवाही में बैठे। तो जिनको आता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, करनी है ये हो जाएगी। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि लाइव बॉडी यानी कि जिंदा बॉडी, उसके ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट ना करें कि कभी घर में आ करके अपने भाई बहन की आंख पकड़ लेते CPR देना शुरू कर दें। ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। आपने ये चीज सुनी, ये चीज समझी और अच्छा लगा या नहीं लगा? अच्छा, कोई भी बात पर 3 तरीके से समझ में आती है, मुझे बताना किस तरीके से समझ में आए। एक व्यक्ति यहाँ से सुनता है और यहाँ से निकाल देता है। एक व्यक्ति यहाँ से सुनता नहीं, ऊपर से ऊपर चला जाता है। और एक व्यक्ति यहाँ से सुनता है, बीच में रहता है और उसको सोचता है। कौन सा ज़्यादा समझता है? अभी मैं खड़ा करके पूछ लूँगा ना, बस अच्छा CPR के लिए राइट हैंड नीचे होता है कि लेफ्ट हैंड नीचे होता है? जो हाथ आपका वर्किंग है, यानी कि वर्किंग हैंड, यानी कि जिससे आप इतना वर्क करते हैं या मैक्सिमम वर्क करते हैं, वो लेफ्ट या राइट कोई हो सकता है। मास्टर हैंड किसको बोलते हैं? हम एक एडल्ट व्यक्ति जो 12, 14, 15 साल या उससे बड़ा है, उस एडल्ट व्यक्ति को आप कितना प्रेस करेंगे? कितना प्रेस करेंगे? कम से कम 4 सेंटीमीटर, 4-5 सेंटीमीटर, ठीक कह रहा हूँ जी। अडल्ट के लिए 4 से 5, चाइल्ड के लिए 1.5 से 2.5, चाइल्ड के लिए 3 से 4 और इन्फेंट के लिए 1.5 से 2.5। इन्फेंट अगर छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा हो उसको किससे करना है? 1.5 से। और फिंगर से होता है सर, वो फिंगर से पुश। अच्छा, आपको सबको ये समझ में आया कि किस जगह पर पुश करना है? किस जगह पुश करना है ये मैटर आपने सीख लिया, पर आपको ये नहीं पता कि आपको प्रेस किस जगह करना है, तो ये बना हुआ बिगड़ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज हमारी शिक्षिका ने पूछा कि इसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति लेता है जो अनकॉन्शियस हो गया है, जिसकी पास एब्सेंट हो रही है, उस जगह पर अगर उसका कोई रिलेटिव है तो उस रिलेटिव से सहमति लेकर के कि मैं इसको CPR दे सकती हूँ, मुझे आता है, कोशिश करूँगी। आप उसके लिए अगर वो सहमत होता है तो ही आप दें। अगर वो कहता है कि नहीं इसको हाथ नहीं लगाए तो आप उसको हाथ नहीं लगाए। उस संबंधित व्यक्ति के कॉल करने पर, यानी कि संबंधित व्यक्ति के स्वीकृति होने पर ये काम है। इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को आप कॉल कर सकते हैं। 112 नंबर कौन सा था? नंबर कौन सा है? 112 मोबाइल नंबर है। इस नंबर पर आप कॉल करेंगे, रिस्पॉन्स मिलेगा। एग्जैक्ट लोकेशन बताएं, प्रॉब्लम बताएं, तो उनको अगर प्रॉपर गाइड करेंगे तो वो जल्दी से जल्दी समय पर आ जाएंगे। आपसे नोट्स कराए कि नहीं कराए? हमारे सबने नोट्स कराए? बहुत अच्छा है। वैसे तो ये 2 दिन का हमने कोशिश करी थी, पर इस समय में NDRF की टीम, कोई भारत पाकिस्तान का
तो आपकी टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, बहुत सारी जगहों पर ट्रेनिंग प्रोसेस चल रहे हैं और लोगों को या बच्चों को सबको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें अपने आप और नोट्स बना करके उसको देखें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आपके जो है शिक्षक खड़े रहे, उनसे पूछें। अगर उनसे क्लियरिटी नहीं है तो ये सेशन हम आए लेवल में लेंगे। उस समय में अगर मौका बना तो आप में से कुछ खिलाड़ी अगर आ सकेंगे जिनको एक्चुअल में सीखना है तो वहाँ पर भी रिपीटेशन हो जाएगा।